India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 20 जुलाई को रेगुलर बेल पर होगी सुनवाई। शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर लगाई रोक। राज्य सरकार ने कहा मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से एनडीपीएस मामले में रिया चक्रवर्ती को फाइनल जमानत। केंद्र ने कहा कि वो अपील नहीं करेगी। India Legal presents Courts Roundup. भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली की अदालत में पेश होना था। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिली है। अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। कैसरगंज सांसद की नियमित जमानत पर बहस बुधवार को होगी और इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने समन जारी कर दोनों आरोपियों को 18 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष 20 तारीख को 2:30 बजे के लिए है, जिसमें एक्यूज को भी पेश होने के लिए कहा गया है और उसमें दी गई है। और अब उसमें जो आगे की आर्गुमेंट चार्जशीट, दूसरी बड़ी बात, जो लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल की है उसकी कॉपी सप्लाई कर दी गई है। चार्जशीट पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। राजनीतिक साजिश के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद और विनोद तोमर को उनके साथ की वजह से फंसाया गया, जबकि उनका कोई दोष नहीं है, पूरी तरह से निर्दोष है, पूरी तरह से इनोसेंट है। ब्रजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों ब्रजभूषण और विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि गुरुवार 20 जुलाई को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। दोनों को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। ब्रजभूषण की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कहा, हमने ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है, हम इसे आप पर छोड़ते हैं, बस इसकी वजह से गवाह प्रभावित नहीं होने चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्जशीट में आरोपी ब्रजभूषण और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं और कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के सपोर्ट में बयान दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने ब्रजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354A यौन टिप्पणी, 354D पीछा करना और 506 की उपधारा 1 आपराधिक धमकी के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं पॉक्सो मामले में नाबालिग के कथित तौर पर सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए हैं। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच WFI ऑफिस, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुई है। आईपीसी की धारा 354 की बात करें तो इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और गैर जमानती धारा है। 354A में अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान लेकिन जमानती धारा है। 354D में 5 साल की सजा है, जबकि ये धारा जमानती धारा है।
कई विपक्ष के नेता ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली पुलिस बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार न करने का कारण बताते हुए कहा, ब्रजभूषण ने निर्देशों का पालन किया और वो जांच में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक लैब में जमा हुए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस केस में ब्रजभूषण के खिलाफ 7 गवाह मिले हैं। यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को राहत देते हुए ईडी की जांच पर रोक लगा दी है। ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ कथित शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कथित छत्तीसगढ़ शराब मामले की ईडी जांच पर अंतरिम रोक लगाई। राज्य आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिवार को धमकी दे रहा है और गिरफ्तारी का भय दिखाकर प्रताड़ित और परेशान कर रही है। ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने ये दावा किया कि अधिकारियों ने यहाँ तक कहा है कि वो विभाग में काम नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि ईडी राज्य के आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान भी छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया था कि ईडी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य में कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने दावा किया है कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था और जिसकी वजह से 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। गौरतलब है कि ईडी ने छापेमारी कार्रवाई कर आबकारी विभाग में हुए 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का भंडाफोड़ किया था। वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि एजेंसी राज्य में केवल इस घोटाले की जांच कर रही है। अनवर ढेबर की ओर से दाखिल अलग अलग 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें एमपीएमएलए की धारा 50 को चुनौती दी गई है, जिसमें ईडी किसी को भी बिना कारण बताए पूछताछ के लिए बुलाने का प्रावधान है। वहीं कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर दावा किया है कि साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिसमें 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। उन्होंने अपनी जांच में ये खुलासा किया है कि कारोबारी छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहे हैं और उसमें बड़े नेताओं के अलावा सीनियर अफसरों का भी सपोर्ट है, जिसमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी। इसमें ईडी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। इधर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जमानत देते समय एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या किए जाने को मिसाल के तौर पर न माने जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट द्वारा रिया को दी गई जमानत को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रावधान की व्याख्या के कानूनी पहलू को चुनौती देने का विकल्प खुला रखा जाए। दरअसल चक्रवर्ती को 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मुहैया कराने का मतलब ये नहीं है कि रिया चक्रवर्ती किसी अवैध तस्करी में शामिल थी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को नशीली दवाओं के सेवन के लिए पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। न्यायालय ने सहमति व्यक्त की और सरकार की अपील का निपटारा कर दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में चक्रवर्ती को जमानत दे दी थी। चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, अब्देल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत सहित अन्य पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के उपभोग के लिए दवाओं की खरीद में मदद करने का आरोप है। राजपूत चक्रवर्ती के प्रेमी थे। मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने चक्रवर्ती, सावंत और मिरांडा को जमानत दे दी थी, लेकिन अब्दुल परिहार और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी को उच्च न्यायालय ने ₹1 के पीआर बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर अनुमति दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मिजोरम में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रमों में चयन में आरक्षण के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। राज्य द्वारा 2021 में जारी की गई अधिसूचना में मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को बहुसंख्यक जो जनजाति में वर्गीकृत किया गया, जिनके लिए 93% सीटें आरक्षित थीं, जबकि 1% सीटें गैर मिजो लोगों के लिए थीं और जिनमें चकमा और मिजोरम में स्थायी रूप से रहने वाले समुदाय शामिल थे। उन पर मिजोरम से 11वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की अतिरिक्त आवश्यकता लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 की उपधारा 4 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। याचिकाकर्ता मिजोरम चकमा स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रस्तुत किया कि राज्य के फैसले से सभी चकमा छात्रों और अन्य गैर जो अनुसूचित जनजातियों को उच्च और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा। इससे एक तरफ बहुसंख्यक मिजो आदिवासियों और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक गैर जनजातियों के बीच शैक्षिक अंतर बढ़ जाएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ईवी चिनैया मामले में एसटी के उप वर्गीकरण को असंवैधानिक माना गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिसूचना प्रथम दृष्टया गैर कानूनी थी, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के उप वर्गीकरण को चिनैया में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ द्वारा असंवैधानिक माना गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना असंवैधानिक है, क्योंकि ये भेदभाव पूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत प्रदत्त सभी व्यक्तियों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। वो राज्य के गैर मिजो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रति भेदभाव पूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की रिक्त सीटों पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 अगस्त 2023 से पहले पूरी करने का निर्देश दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने ये निर्देश पारित किया है। मामले में याचिकाकर्ता लेबर लॉ एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की 22 में से 9 बेंच खाली हैं और 3 और जल्द ही 2023 में खाली होने वाली हैं। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिया कि खोज सह चयन समिति का गठन किया जाएगा। सीजेआई द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एससी का गठन 6 मार्च 2023 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने अदालत को सूचित किया कि एससी ने चयन प्रक्रिया को अंजाम दिया और 26 जून और 27 जून 2023 को 9 सिफारिशें की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सिफारिशों के संदर्भ में नियुक्तियों को प्रभावी करने के लिए एक और प्रक्रिया शुरू की थी। एससी द्वारा बनाया गया न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की दलीलों में यह अनुमान लगाया गया कि प्रक्रिया 4 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी। हम केंद्र सरकार को प्रक्रिया पूरी करने और 31 अगस्त 2023 को या उससे पहले नियुक्तियों को अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं। तदनुसार किसी भी कठिनाई की स्थिति में आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ इस स्तर पर याचिका का निपटारा किया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कथित राज्य राजमार्ग निविदा घोटाले में पूर्व सीएम एडप्पादी के पलानीस्वामी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक द्वारा एक और प्रारंभिक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले की रिपोर्ट किसी भी स्पष्ट अवैधता से ग्रस्त नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य में सरकार बदलने के कारण ही राज्य द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया गया। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि डीवीएससी द्वारा की गई पूर्व प्रारंभिक जांच में पलानीस्वामी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली जो अनुचित नहीं थी, जिसके लिए नए सिरे से प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी। अदालत ने राज्य द्वारा नए सिरे से प्रारंभिक जांच की अनुमति देने के तरीके की आलोचना की और कहा कि ये केवल राजनीतिक सत्ता में बदलाव के कारण है। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने पहले डीएमके के पूर्व सांसद आरएस भारती द्वारा पूर्व सीएम के खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को अनुमति दे दी और डीवीएस को जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। जब पलानीस्वामी और डीवीएससी ने अलग अलग
अपीलें दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया और हाईकोर्ट को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने डीवीएसी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट का भी अवलोकन नहीं किया और न ही अदालत ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने से पहले पलानीस्वामी को पक्षकार बनाया। इसके बाद जब हाईकोर्ट ने मामला उठाया तो राज्य लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक द्वारा प्रस्तुत की गई पिछली प्रारंभिक रिपोर्ट को सतर्कता आयुक्त ने खारिज कर दिया और नई जांच का आदेश दिया गया। हालांकि इस घटनाक्रम के आधार पर भारती ने कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पलानीस्वामी ने इस पर आपत्ति जताई, जिन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से हाईकोर्ट को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कोई स्पष्ट अवैधता नहीं मिलने और दोबारा प्रारंभिक जांच करने का कोई कारण नहीं पाते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसमें आगे ये भी कहा गया कि भारती के लिए एकमात्र उचित उपाय मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग को एक जिले से दूसरे जिले में भेजने की प्रक्रिया के दौरान गर्भवती हाथी की मौत से संबंधित याचिका पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणमन और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले वकील द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया। मामला कथित रूप से दुष्ट हाथी से संबंधित है, जिसे शांत किया गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता के मुताबिक वन विभाग ने जानवरों के परिवहन पर तय मानदंडों का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। इसीलिए विभिन्न राहतों की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई। सरकारी वकील और मुख्य वन्यजीव वार्डन और संरक्षक पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में पेश हुए। याचिकाकर्ता जिस राहत का हकदार होगा उस पर विचार करने के लिए ये आवश्यक है कि याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में चौथे प्रतिवादी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दायर की जाए। ऐसी रिपोर्ट को हलफनामे के रूप में दाखिल करने पर अदालत इस मामले में आगे के आदेश पारित करने पर विचार करेगी। याचिकाकर्ता द्वारा ये प्रस्तुत किया गया कि वन अधिकारियों ने वन्य जीवों के परिवहन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और उनकी तकनीकों और तरीकों में कमियों के कारण गर्भवती हथनी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई जब वो शांत अवस्था में थी, जैसा कि अनिवार्य है। पैरों की बजाय क्रेन द्वारा धड़ के बल ऊपर उठाए जाने से उसका दम घुट गया। आगे ये प्रस्तुत किया गया कि वन अधिकारियों ने हाथी को गलत तरीके से दुष्ट नर हाथी के रूप में वर्गीकृत किया और फिर इंटरसेक्स हाथी के रूप में वर्गीकृत किया, जबकि ये वास्तव में मादा हाथी थी जो गर्भवती थी, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पाया गया और जैसा कि साथ ही पोस्टमार्टम जांच में भी सामने आया। सरकारी वकील द्वारा ये प्रस्तुत किया गया कि हाथी वास्तव में दुष्ट हाथी था और उसने गुस्से में लगभग 5 लोगों को मार डाला, जिसके कारण उसके ट्रांसलोकेशन पर विचार किया जा रहा था। आगे ये भी प्रस्तुत किया गया कि हाथी ने अकेले रहने और आक्रामक होने के लक्षण प्रदर्शित किए, जो मादा हाथियों के लिए विशिष्ट नहीं है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राज्य अधिकारियों से इस मुद्दे पर प्रस्तुत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इधर मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में महाराष्ट्र आवास और विकास प्राधिकरण या म्हाडा में सस्ती दरों पर फ्लैट देने का वादा करके कई लोगों को ठगने के आरोपी 5 लोगों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने ये देखने के बाद आदेश पारित किया कि अक्सर मुंबई में निर्दोष लोगों की सुनी सुनाई कमाई बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ऐसे धोखेबाज उन्हें धोखा देते हैं। अदालत ने 13 जुलाई को पारित अपने आदेश में कहा, मुंबई में हर किसी को स्थायी स्वामित्व निवास की सख्त जरूरत है और वर्तमान आरोपी जैसे लोग विश्वास हासिल करते हैं और जरूरतमंदों को धोखा देते हैं। सूचना देने वाले जैसे लोगों की जीवन भर की मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाती है और ऐसे लोगों को कभी घर नहीं मिलता या उनके पैसे भी वापस नहीं मिलते। इसके विपरीत आरोपियों जैसे धोखाबाजों को ऐसे अपराधों से आसानी से पैसा मिल जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी 5 अपराधियों को शुरू से ही निर्दोष व्यक्तियों को धोखा देने का बेईमान इरादा था। अदालत ने यह भी कहा, इसीलिए आरोपियों ने म्हाडा के अधिकारियों का रूप धारण करके घर खरीदार का विश्वास हासिल किया। इसमें आगे ये भी कहा गया
कि आरोपी झूठे पहचान पत्रों के साथ विभिन्न व्यक्तियों से भारी रकम हासिल करने में कामयाब रहे। अदालत ने यह भी कहा कि मुंबई में ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं। ऐसे घोटालों में शामिल आवेदक जैसे लोगों को अग्रिम जमानत देना अंततः उनकी आपराधिक गतिविधियों पर प्रीमियम लगाने जैसा होगा। मामले के मुख्य आरोपी सुनील घाटी विसावे के कथित तौर पर दादर निवासी शिकायतकर्ता को 2017 में माडा योजना के तहत उपनगरीय परेल क्षेत्र में 30 लाख में एक फ्लैट की पेशकश की गई थी। शिकायतकर्ता ने शुरुआती 19 लाख का भुगतान चेक के माध्यम से किया था और शेष 12 लाख का भुगतान विभिन्न रिश्तेदारों से ऋण लेने के बाद किया था। जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी सुनील की पत्नी के खाते में करीब 14 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पत्नी अदालत के समक्ष गिरफ्तारी और पूर्व जमानत की मांग करने वाले आवेदकों में से एक थी। पीठ ने कहा, मुखबिर को धोखा देने के लिए पैसे लेना प्रथम दृष्टया शुरू से ही आरोपी के बेईमान इरादे का संकेत देता है। अदालत ने यह भी कहा, इसीलिए ये धोखाधड़ी का एक स्पष्ट मामला है जहां मुखबिर और उसके दोस्तों जैसे लोगों की जीवन भर की मेहनत की कमाई ले ली गई। इसीलिए ये सभी 5 आवेदकों के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के लिए आगे बढ़ा। तो चलिए कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.